अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़िशान बशीर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए ही तारीफ़ें हैं, नेमतें और बादशाहत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर शेख यूसुफ बिन मोहम्मद ने हज के खुतबे में दुनिया को पैगाम हक दिया। तफरके में मत पड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से रजू करो। वालिदैन, मियाँ बीवी और बच्चों के हकूक अदा करो। कोई तुम्हारे साथ नेकी करे तो तुम भी नेकी करो। शैतान इंसानों में फूट डालता है। अल्लाह ताला ने तफरका डालने से मना किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सब्र की तलकीन की है। मुसलमानों का मुत्तहिद होकर रहना ज़रूरी है। कोई इख्तलाफ हो तो कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करो। झगड़ा करने वालों को समझाया जाए, हाकमियत और हकीकी हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह की इताअत करो और हुदूदुल्लाह का ख्याल करो। तारीख का सबसे बड़ा हज इस साल अदा किया जा रहा है, जिसमें 25 लाख से ज़ायद मुसलमान अपने फ़र्ज को पूरा करेंगे। हुज्जाजे कराम आज सूरज ग़रूब होते ही मुज़दलिफ़ा चले जाएंगे और खुले आसमान तले इबादात और ज़िक्र अस्कार करते हुए रात गुजारेंगे और शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। जबकि 10 ज़िलहज को नमाज फ़जर के बाद मुज़दलिफ़ा से वापस मिना के लिए रवाना होंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में रमी जमरात करेंगे। शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देंगे और कुर्बानी के बाद हाजी एहराम उतार देंगे। बाल मुंडवा कर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। आज़मीन हज खाना काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मीना जाकर अयाम तशरीक गुजारेंगे। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों का हज कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों को हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा की और मौसम की कि ईद उल अज़हा पर मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी है। ईद के तीनों दिन मुल्क भर में बारिश की नवीद जगा दी है, मगर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश और उसकी तबाहकारियों की बात करें तो तूफ़ानी बारिश ने मानसून से पहले ही लाहौर में सदी पुराने सीवरेज के बोसीदा निज़ाम का पोल खोल कर रख दिया। तेज रफ्तार बारिश ने वासा, वेस्ट मैनेजमेंट, बिजली साज कंपनियों और इंतजामिया के दीगर इदारों की कारकर्दगी के भी पोल खोल दिए हैं। जबकि बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। मुस्लिम टाउन और कलमा चौक अंडरपासिस पर पानी जमा होने से ट्रैफिक घंटों फंसी रही। अंडरपासिस में और उनके इर्द गिर्द जमा पानी होने की वजूहात सीवरेज के निज़ाम का मेन स्ट्रीम निज़ाम के साथ लिंक न होना बताया जा रहा है। बरकत मार्केट, GT रोड और शिमाल लाहौर के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जबकि तेज बारिश और हवा से दर्जनों फीडर्स ट्रिप हुए, जिसकी वजह से कई इलाकों को बिजली की सप्लाई घंटों बंद रही। जी हाँ, क्या सूरत हाल रही मजमूई तौर पर, इस बारे में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। सावन से पहले सावन आ गया। प्री मानसून बारिशों ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाकों के साथ सड़कों पर भी पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत कम हुई तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी कम हो गया, मगर लेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर होने से 95 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। तो मजीद बारिशों की भी पेशगोई की गई है। जगह जगह खड़े बारिश के पानी की असल वजह सीवरेज का बोसीदा निज़ाम है। शहरी लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर तेज बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सका और तेज बारिश के सबब शहर में तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल जिशान, अगर हम लाहौर की बात करें तो जेर जमीन बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की कली खुल गई और शहर की मरकजी शहरा, मेन बुलेवर्ड, जौहर टाउन एक बार फिर शिगाफ ज़दा हो गई है और ग्रीन बेल्ट बैठने से लाहौर की मरकजी शहरा खयाबान फिरदौसी में गहरा शिगाफ पड़ गया। मेन बुलेवर्ड जौहर टाउन पर 20 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा गड़ा पड़ चुका है। अगस्त 2022 में खयाबान फिरदौसी पर एक माह में 3 मरतबा शिगाफ पड़ने के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। मेन बुलेवर्ड जौहर टाउन पर ट्रैफिक डाइवर्ट करके चलाई जा रही है।
अगर सिर्फ हम लाहौर की बात करें और लाहौर की सीवरेज की बात की जाए, कई इलाकों में सीवरेज का निज़ाम 50 साल पुराना है। कई इलाकों का बताया जा रहा है कि वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम 30 साल पुराना है। इसी वजह से जब भी बारिश होती है, लाहौर चूँकि बहुत ही डेवलप सिटी है, तो हम लाहौर का मंजर हमें ऐसा नज़र आता है जैसे कि तालाब हो, दरिया हो। और इंतज़ामी सतह पर अभी तक इस हवाले से काम क्यों नहीं किया गया, इस पर बात करेंगे। तो हमारे नुमाइंदे अली शराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए, वक्त देने के लिए। अली, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसा कि हमने कल देखा कि बारिश के बाद लाहौर की बहुत सी अहम शहराएं जो हैं नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी, तो अगर हम सीवरेज के निज़ाम की बात करें तो कितना टाइम टेकिंग होता है बारिश के बाद पानी की निकासी के हवाले से, कितना टाइम चाहिए होता है? जी जन्नत, बिल्कुल ये लाहौर का जो सीवरेज सिस्टम का निज़ाम है ये बोसीदा हो चुका है। किसी भी पाइपलाइन की जो उम्र है सीवरेज लाइन की, वो तकरीबन 35 साल उसकी उम्र होती है। लेकिन लाहौर के ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे 100 साल पुरानी पाइपलाइन भी जो है अभी ज़ेरे ज़मीन जो है वो है, जिसकी वजह से वो सीवरेज सिस्टम जो है वो चौक हो चुका है। और जहां पर भी कोई आबादी कमर्शियल हब बनता है, वहां पर नीचे सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तब्दील करने की बजाय कुछ पोर्शन को जो है वो अपग्रेड किया जाता है, बाकी तमाम पोर्शन जो है वो वही पुराना सिस्टम के थ्रू चल रहा है। यही बुनियादी वजह है कि लाहौर में होने वाली 256 मिलीमीटर बारिश की वजह से पूरे लाहौर के अंडर पासेज और सड़कें जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगी थी, जिसके अंदर जो कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास है वहां पर बाकायदा तौर पर जो गाड़ी है वो भी डूब गई। और इस तरह कलमा चौक की अगर बात की जाए, कलमा चौक क्योंकि अभी नया बना है और इस नए अंडरपास के नीचे भी जो सीवरेज सिस्टम है वही पुराना और बसीदा चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर भी जो है वो 3-3 फुट 4-4 फुट वहां पर पानी मौजूद रहा है। आज की अगर बात की जाए तो ये सीवरेज सिस्टम के साथ साथ जो लाहौर की नई आबादी है जौहर टाउन, जहां पर बाकायदा तौर पर आज से 3 माह पहले भी वहां पे एक बड़ा शगाब पड़ा था और आज भी वहां पर एक 20 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा जो है वहां पर गड़ा पड़ा, जिसकी वजह से शराज, ये शगाब की बात आपने की, मुझे याद है जब ये वाक़या हुआ था तब हमने इसी मौजू पर जो है वो प्रोग्राम भी किया था, बाकायदा तौर पर डिस्कस हुआ था। और एमडी वासा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि मरहलावार हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सीवरेज का जो सिस्टम है इसको चेंज किया जाए, इसको बेहतर किया जाए। लेकिन अब की बार तो यूँ लगा जैसे जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ये निज़ाम जवाब दे चुका है, निकासी अब ना होने के बराबर रही। तो ओवरऑल जो दीगर इलाका जात हैं, शिमाली लाहौर है या जनूबी लाहौर है, वहाँ पर सूरत हाल तो इस तरह की देखेगी, पॉश इलाकों में बहुत बुरी सूरत हाल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप पोश एरिया की बात करते हैं तो वो कोई भी इलाका है जिसमें जौहर टाउन है, वापडा टाउन है, वलेंशिया टाउन है, आपका जो गुलबर्ग एरिया है, इलामा इकबाल टाउन का एरिया है, यहाँ पे तमाम हब जो हैं वो कमर्शियल हो चुके हैं। यहाँ पर आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो कोठियाँ हैं उनके अंदर भी बाकायदा तौर पर कमर्शियल यूज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और ये चौक हो जाता है। और चौक होने की वजह से वो अपनी म्यादे मुद्दत जो 35 साल में पूरी करनी थी वो 25 साल के बाद ही जो है वो उसका सिस्टम बैठ जाता है। यही वजह है कि जौहर टाउन का भी जो सीवरेज सिस्टम है इस टाइम बोसीदा हो चुका है और अपनी उम्र पूरी कर चुका है। इसको अगर ये तकरीबन लाहौर की अगर पूरी बात करें तो लाहौर के अंदर गली मोहल्ले सड़कें और मेन जो बड़े इलाके हैं उन तमाम की अगर पाइपलाइन की बात करें तो ये 6000 किलोमीटर ये पूरी रेंज बनती है। ड्रेन जितना सिस्टम आपका लाहौर के अंदर पूरा फैला हुआ है, इस सिस्टम को आप आहिस्ता आहिस्ता भी अगर चेंज करें तो अब भी आपको कम से कम 20 साल इस सिस्टम को चेंज करने में लग जाएंगे। इसी वजह से आप इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव लिया गया है क्या? इसको चेंज करने के लिए कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? ये इसके अंदर देखें दो ही चीजें होती हैं। जिस टाइम पे ऐसा कोई सानिया हो जाता है, कोई पाइपलाइन फट जाती है या कोई ऐसा मसला वहां पे हो जाता है या वहां पे शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो 1 से 1.5 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी का जो डिस्टेंस होता है उस पाइपलाइन को चेंज कर देते हैं। हालांकि उस सिस्टम को चेंज करने के लिए पूरी उसकी लेंथ को चेंज करना जो है वो बहुत जरूरी होता है, वो बेशक 8 किलोमीटर की हो या 7 किलोमीटर की हो। तो अली, इस हवाले से कोई मंसूबा तैयार किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मुस्तकबिल में ऐसा कोई मंसूबा आए जिससे सीवरेज के निज़ाम को अपडेट किया जाए? एमडी वासा जो सैयद गुफरान अहमद साहब हैं उनकी जानिब से जो है अब जो नया जदीद सिस्टम है वो टनल बोरिंग का जो सिस्टम है वो शुरू किया जा रहा है, क्योंकि अब जो ज़ेरे ज़मीन जो पाइपलाइन है उसको चेंज करने के लिए हमें टनल बोरिंग के जरिए यानी कि ज़मीन के अंदर पहले एक
जो मशीन है वो अंदर जाती है, वहां से फिर उसको टनल की शक्ल के अंदर जो है, सुरंग की शक्ल के अंदर वो पाइपलाइन बिछाएगी, जिसके साथ ये पाइपलाइन सारी चेंज हो सकेगी। अगर क्योंकि ऊपर इमारतें हैं, नीचे से सेवरेज लाइन जो है आप तब्दील नहीं कर सकते। अब टनल बोरिंग का एक सिस्टम जो है वो एमडी वासा ने जो है वो शुरू किया है, और एमडी वासा ये भी कहते हैं कि ये टनल बोरिंग का अगर सिलसिला कामयाब रहा तो ये बाकायदा तौर पर लाहौर की जो मेजर बड़ी सोसाइटीज हैं या मेजर जो रोड्स हैं उनके नीचे जितनी पुरानी बसीदा पाइपलाइंस हैं उनको चेंज किया जा सकेगा। ठीक है। अच्छा अली, अगर हम बात करूं मैं ईद की, आज मंगल है, जुमेरात को ईद है और महकमा मौसमियात की जानिब से नवीद सुनाई गई है कि हो सकता है कि ईद के मौके पर बारिश हो, तो इस हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि अगर ईद पे बारिश होती हैं और उसी तरह से मेन शहराएं जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करती हैं, तो शहरियों के लिए तो मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो इस हवाले से कुछ किया गया है इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, वासा की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है तमाम अमले की जो छुट्टियां हैं उनको मनसूख कर दिया गया है, और बाकायदा तौर पर जितने भी इनके स्टेशन हैं उनको ऑन करने की जो है वो हदायत रखी गई है, और तमाम स्टेशन के ऊपर जो जनरेटर्स हैं उनको भी, पंपिंग स्टेशन के ऊपर जो जनरेटर लगे हुए हैं उनको भी जो है वो 24 आवर्स चलने के लिए जो बाकायदा डीजल जो है वो भी पहुंचा दिया गया है, ताकि अगर कोई बारिशी सिस्टम होता है और बारिश तेज होती है तो ये सारा ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये सारा जो बरसाती पानी है इसको सकिंग मशीनों के जरिए जो है उसको नालों में फेंका जा सकेगा। मकसद ये नहीं है, लाहौर के अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर जब भी बरसात होती है तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग लाहौर के अंदर हमने जो वाटर टैंक बनाने थे जिसने वाटर को सेव करना था और दूसरे मकासद के लिए उस पानी को इस्तेमाल किया जाना था, जिस तरह पानी से जो पौधों को छिड़काव किया जाता है वो उस बरसाती पानी से जो है वो पानी लिया जाना था, लेकिन 11 जो वाटर टैंक बने थे उसमें तैयारियां की जा रही हैं कि अवाम की ईद अच्छी गुजर सके। अली शराज हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तड़ारे थे। अली आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा की तैयारियों की मुश्किलात की बारिश की वजह से यकीनन मुश्किलात में इजाफा होता है। एक चीज़ जिसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ईद के दिनों में आलाइशों को ठिकाने लगाना। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया भी अपना काम करती है और इस हवाले से जो है वो लोग अपने तई भी कोशिश करते हैं, लेकिन होता ये है कि जब बारिश हो जाए तो फिर ये मज़ीद चैलेंजिंग सूरत हाल बन जाती है। और चैलेंजिंग सूरत हाल अभी भी है चूँकि बारिश के बाद मंडियों में व्यापारियों को और ख़रीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर कीचड़ है, गंदगी है, मंडियाँ जो हैं वो दलदल का मंजर पेश कर रही हैं। बिल्कुल, और कल होने वाली जो बारिश है उसके बाद भी ऐसी बहुत सी मवेशी मंडियां हैं जहां अभी भी पानी जमा है, कीचड़ है, जिसकी वजह से व्यापारियों और ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले हम फैसलाबाद की बात करते हैं कि फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी जमा हो गया। मवेशी मंडियों में भी पानी जमा होने से व्यापारियों और ख़रीदारों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। समंदरी रोड पर लगी मवेशी मंडी में हमारे नुमाइंदे शहरोज इबाद मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहरोज, बताइएगा कि जिस मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, व्यापारी और ख़रीदार क्या कहते हैं इंतजामात के हवाले से? जी, फैसलाबाद में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जहां हर तरफ जल थल एक कर दिया, वहीं पर गर्मी का जोर भी टूट गया। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पैदा हुआ है वो मवेशी मंडियों में हुआ है। इस वक्त सबसे बड़ी न्यामुआना मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है, जिसके बायस यहाँ पर जो व्यापारी अपने जानवरों के साथ आए हुए हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि जो शहरी इस वक्त ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी इस गंदे पानी के अंदर जो है वो चल कर जो है वो जाना पड़ रहा है। यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भी कोई इस तरह के इंतज़ामात नहीं किए गए कि बारिश के पानी को फौरी तौर पर जो है निकाल कर जो मवेशी हैं उनको जो है वो जो है उनको कोई रिलीफ दिया जा सके। और अभी भी यहाँ पर काले बादल हैं फैसलाबाद में और किसी वक्त दोबारा भी जो है वो बारिश शुरू हो सकती है। तमाम जो फैसलाबाद की मवेशी मंडियाँ हैं उस पर यही सूरत हाल है कि वो पानी यहाँ पर भरा हुआ है और जो व्यापारी हैं और जो ख़रीदार हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, शहरोज इबाद समंदरी मंडी में मौजूद थे और तमाम तौर फुटेजेस आपने देखी कि समंदरी मंडी में पानी जमा है, जिसकी वजह से व्यापारियों को और वहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। मवेशी मंडी में आए ख़रीदार क्या कहते हैं, क्या वो सहूलियात से मुतमईन है या नहीं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए।
के बाद जो हालात बन गए हैं ना, हर तरफ ना रोड के ऊपर पानी खड़ा है। सेंटर होना, ये खरीदारी करना, ये हबस की वजह से ना बहुत मुश्किल हो रही है। तो इंतजामिया को चाहिए जल्द अज जल्द पानी के निकास का इंतजाम करें। बकरा तो ले लिया है, लेकिन यहाँ से जाते हुए हमें बड़े मसले हैं। रिक्शे वाले भी पैसे बहुत मांग रहे हैं, ऊपर से पानी हर जगह बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पानी वाला मसला जो है वो हल करे। इतना नाक्स इधर इंतजाम है फैसलाबाद में, मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखा ऐसा इंतजाम। अंदर से मंडी के अंदर हमें वापस बाहर आना पड़ा, गांधो गांधो जितना पानी है। छड्डां वाली साइड ते जाके देखो, गोडे गोडे पानी है। गवर्नमेंट एक तहफुज़ की दे रही है सानू, पर्ची 500 रुपया डंगर दी पर्ची है। उथों डकैत आ जांदे आ, पैसे खो के ले जांदे आ। पानी बहुत खड़ा, इंतजाम कोई नहीं, डंगर मरन रहे हैं, गरीब बंदे किधर जान। बारिश हुई, बहुत नुकसान हुआ है, ना जा सकने ना आ सकने। बारिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ डंगर। इस तरह ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਕੇਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛਾ ਕਰਾਵਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਈਏ, ਮਾਲ ਬਣੀਏ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆ ਸਕਦਾ, ना कोई खरीदारी होनी है। तो सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से व्यापारी भी परेशान हैं, ख़रीदार भी परेशान हैं, लेकिन ख़रीदारों के लिए एक परेशानी और भी है, और वो है महंगाई की हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और अब जिक्र करते हैं महंगाई का कि पाकिस्तान में शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। लोग मजीद महंगाई के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि शरह सूद में इजाफे से IMF से कर्ज हासिल करने में मदद तो मिलेगी, मगर महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मुल्क में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल ने मुल्क में महंगाई के ऐसे तूफान को जन्म दिया है जो कम होने को नहीं आ रहा। जी हाँ, इत्तेहादी हुकूमत के 1 साल से ज़ायद हुकूमत में मुख्तलिफ मौशी आशारियों में तनज़्ज़ुली देखी गई, जिनमें रुपए की कदर में ज़बरदस्त कमी, डीजल, दो और पेट्रोल की कीमतों में और शरह सूद का मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना, दरामदात पर पाबंदी और LCs न खुलने की वजह से इक़्तिसादी शोबे को बड़े नुकसानात शामिल हैं। अब एक बार फिर IMF से कर्ज के हुसूल के लिए स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% कर दी है। इसका क्या होगा, आने वाले दिनों में महंगाई कितनी हो सकती है, इस बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% मजीद इजाफा करते हुए इसे पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह 22% कर दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक इजाफी टैक्स इक़दाम से बिलावास्ता और बिलवास्ता दोनों तरीकों से महंगाई में इजाफा होगा। दरामदात पर पाबंदियों में नरमी से ज़र मुबादला मार्केट पर दबाव पड़ सकता है। ज़री पॉलिसी कमेटी ने इन हालात से निमटने के लिए पॉलिसी रेट में 100 BPS इजाफा करके इसे 22% करने का फैसला किया है। फैसले पर अमल दरामद आज से मुअस्सर हो गया है। ज़री पॉलिसी कमेटी ने 12 जून को अपने मौक़िफ़ में कीमतों के इस्तेहकाम का मकसद हासिल करने के लिए मौजू करार दिया था, लेकिन इस बात से मशरूत किया कोई गैर मुतवक्के मुल्की और बैरूनी धचके न आए। ताहम गुज़िश्ता इजलास के बाद महंगाई का मंजरनामा बिगड़ गया है और जिससे बैरूनी खातों पर जो पहले ही दबाव में है, मुमकिना तौर पर मजीद दबाव बढ़ सकता है। MPC का नजरिया है आज के फैसले से IMF प्रोग्राम की मुतवक्के तकमील और माली साल 24 में हुकूमत के बुनियादी फाजिल के हदफ पर कायम रहने से बैरूनी शोबे को कमजोरियों से निमटने और मुआशी गैर यकीनी को कम करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 फरवरी 2023 में शरह सूद में इजाफा करके 17% किया था, मगर 4 माह के अंदर शरह सूद में 4% इजाफा कर दिया गया है, जो बहुत ज्यादा इजाफा है। दूसरी तरफ किसी भी मुल्क में बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले कर्जों पर शरह सूद में इजाफा होता है तो मुल्क की मैशत पर मनफी असर पड़ता है। इसलिए कोई भी मुल्क शरह सूद में इजाफा करना पसंद नहीं करता। बिल्कुल ज़िशान, एक तरफ अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी हो रही है, जबकि दूसरी जानिब शरह सूद में इजाफा हो चुका है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज जब फ्रांस में थे तो उन्होंने MD IMF से मुलाकात की थी और 3 मुलाकातें की थी, जिसके बाद अभी तक एक तजब्जुब जैसी सूरत हाल है कि IMF से मुआहिदा होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम आवाम की बात करें तो आवाम इस तमाम सूरत हाल में काफ़ी परेशान है, क्योंकि आवाम को शायद सिर्फ एक ही तोहफा मिलेगा, वो यही होगा कि महंगाई में इजाफा होने जा रहा है। और अगर IMF से मुआहिदा हो भी जाता है तो उसके बाद भी महंगाई के हवाले से हम खबरें पढ़ रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, महंगाई में इजाफा तो डेफिनेटली होगा और हो भी रहा है। IMF प्रोग्राम को हासिल करने के लिए जो मुख्तलिफ शराइत मानी जा रही हैं IMF की, उसमें ये शामिल थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा।
21% था, जिसमें अब 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया और अब 22% कर दी गई है। जो कारोबारी तबका है यकीनन इससे मुतासिर भी होगा और उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है, क्योंकि कारोबार जो है वो तमाम तर होता है क्रेडिट पे, और क्रेडिट पे जब इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, सूद की मद में अदायगियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए मुश्किलात होती हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान के कर्ज़े उनमें भी कई अरब रुपए इजाफा हो गया है सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से इस इंटरेस्ट रेट में, क्योंकि डॉलर महंगा होता चला जा रहा है, रुपए पर प्रेशर बरकरार है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मज़ीद रुपए पर प्रेशर आएगा और ये मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा। लेकिन बहरहाल जो बजट पेश किया गया मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने जो बजट पेश किया उसको भी IMF बजट का नाम दिया गया, चूँकि तमाम तर शराइत उनकी मानी गई हैं। उसमें वो तमाम तर जो मुतालबात किए गए थे IMF की जानिब से वो माने गए हैं। शरह सूद में तो इजाफा हुआ ही, जो इसके अलावा टैक्सेस की शरह थी उसमें बेहद इजाफा कर दिया गया है। लग्जरी टैक्स जो आयद किया गया था उसमें भी इजाफा हुआ। पेंशन के हवाले से भी इस्लाहात लाई जा रही हैं और वो भी IMF की एक शर्त थी जो कि मान ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी एक तजब्जुब है कि IMF के साथ मुआहिदा कब होगा, और इस हवाले से अवाम जो है बेचैनी से इंतजार कर रही है कि मुआहिदे के बाद उनकी ज़िंदगियों पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है, उनकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आएगी या फिर उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फोकस हमारा अवाम है, क्योंकि हुकूमत भी कोशिश करती है कि अगर हम बजट पेश कर रहे हैं या अगर IMF से मुआहिदा हो रहा है तो अवाम की ज़िंदगियों में कितनी बेहतरी लाई जा सकती है। अब इस महंगाई और बेरोज़गारी के इस दौर में नौजवानों के लिए भी एक बेहतरीन तरीका है फ्रीलांसिंग का, जो कि बेहतरीन ज़रिया मौश है। अगर हम बात करें Amazon.com की, जो कि बरकी तिजारत है, अमेज़ॉन पर कारोबार करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अमेज़ॉन पर काम कैसे किया जाता है, यानी अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट्स कौन कौन सी सेल होती हैं और अमेज़ॉन क्या है। इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। किसी भी शॉपिंग मॉल्स में हर तरह के ब्रांड की आउटलेट, फ्रेंचाइज या फिर शॉप कहले होती है जो अपना कारोबार कर रही होती है। लोग शॉपिंग मॉल में आते हैं और अपनी ज़रूरत की अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन मल्टी वेंडर्स ऑनलाइन स्टोर है जहां पूरी दुनिया से लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। अमेज़ॉन को आप पूरी दुनिया का ऑनलाइन शॉपिंग मॉल समझिए। अमेज़ॉन पर लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर समझे अगर इसको किया जाएगा तो यकीनन इसमें जिस तरह से बाकी कारोबार में या काम में नुकसान का सामना हो सकता है, इसमें भी यकीनन जो है वो मुश्किलात और नुकसानात सामने आ सकते हैं। लेकिन इसको समझकर किया जाए तो यकीनन पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत ही मुफीद है, फ़ायदेमंद है। डॉलर्स यहाँ से जो है वो कमाए जा सकते हैं, खुसूसन जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपने जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, या इसके अलावा जो घर में बैठे हैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। वो इस पर अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग का काम करके जिशान काफ़ी कोर्सेज भी करवाए जाते हैं ताकि इसको समझा जा सके किस तरह से काम करना है, क्योंकि टेक्निकल काम है और टेक्निकल काम को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हैं हाफिज़ अहमद साहब, जो कि ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेज़ॉन है क्या, किस तरह से काम करता है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सादा अल्फाज में अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है। अगर हम इसको एक नॉर्मल बिजनेस से कंपेयर कर ले तो आप कह लें ये एक मॉल है जिसके अंदर डिफरेंट लोगों की शॉप्स होती हैं। पाकिस्तान में इसकी हम एग्जांपल ले लें तो जिस तरह से दराज है हमारे पास और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग आके अपनी शॉप बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, पिक्चर लगाते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसकी प्राइस सेट करते हैं और बायर आके वहां से खरीद लेता है। हम लोग अमेज़ॉन की ये बात सिर्फ इसलिए करते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं कि व्हाई अमेज़ॉन? तो अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस इस वक्त जो हो रहा है वो अमेज़ॉन पे हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बजाय इसके कि आप किसी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करें जाके, आप डायरेक्टली एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएं जहां पे आपके अर्निंग करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी, हाफिज़ अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि ये वो काम है कि जिसको यकीनन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो इसमें जो है पाकिस्तान ज़र मुबादला भी कमा सकता है। आप चूँकि अवार्ड याफ्ता भी हैं इस सिलसिले में, तो क्या वजह है कि अभी तक गवर्नमेंट की जो तवज्जो है वो इस जानिब नहीं है? क्या आपने अपनी सतह पर, जिस सतह पर आप काम कर रहे हैं उस लेवल पर, या दीगर जो लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं उन्होंने अपने लेवल पर गवर्नमेंट की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाने की कोशिश नहीं की?
कोशिश की भी है, मजीद भी कर रहे हैं। चैम्बर की तरफ से भी हम लोगों की डिफरेंट कमेटीज हैं, हम लोग गवर्नमेंट से राब्ते में रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को अगर मैं ये कहूँ कि सीरियस नहीं है तो वो भी किसी तक बात ठीक होगी, लेकिन उससे ज्यादा शायद ये मसला ये है कि गवर्नमेंट को नॉलेज नहीं है इसका कि ये बिजनेस क्या है और कैसे काम करता है। इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है ना वो ये है कि आप इसमें करते हैं ट्रेड। आपने प्रोडक्ट एक चाइना से खरीदी और अमेजोन यूके या अमेजोन अमेरिका में बेच दी। अब हमारा स्टेट बैंक ये कहता है कि आपने पेमेंट पाकिस्तान से ट्रांसफर की चाइना, चाइना से प्रोडक्ट चली गई यूके, तो ये कौन सा बिजनेस होता है? वो ये कहता है कि अगर पैसे यहाँ से गए हैं तो प्रोडक्ट यहाँ आनी चाहिए। अब हम उन्हें समझाते हैं कि यहाँ आके हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट बिकती ही यूके में है। अब इसका नुकसान ये होता है कि जब इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं तो लोग क्या करते हैं, अमेरिका और यूके ये दो मुल्क ऐसे हैं कि जहां पे आप बगैर किसी और बंदे के पाकिस्तान में बैठे 100% ओनरशिप पे वहां पे कंपनी भी खोल सकते हैं, बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये लीगल काम है। लोग क्या कहते हैं, कोई अकाउंटेंट या सोलिसिटर हायर करते हैं, अमेरिका में कंपनी खोलते हैं, वहां पे बैंक अकाउंट खोलते हैं, उधर से बिजनेस करते हैं। उसका हमारे मुल्क को नुकसान होता है। देखिए अब जो भी ट्रांजेक्शन है वो अमेरिका ब्रिटिश बैंक से हो रही है। वो अगर पैसे पड़े हुए हैं, हमारे पास 2 महीने पैसे पड़े हैं, अगली प्रोडक्ट नहीं ले रहे हम, या हमारा प्रॉफिट आ रहा है कुछ भी, तो वो वहां के बैंक में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बच्चे जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं वो ये करते हैं कि उसमें से सिर्फ वो पैसे पाकिस्तान लेके आते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। अगर उन्हें 1.5 लाख रुपए की जरूरत है एक महीने की, तो वो सिर्फ $500 ही मंगवाएंगे। ये इतना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क का, मिलियन हाफिज अहमद साहब, यहाँ पर ये भी तो मसला है ना कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर रही, उनके ऑपरेशंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर पैसे यहाँ पर लाने हैं, मंगवाने हैं या कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए हमें दीगर ममालिक के बैंक अकाउंट से या वहाँ की कंपनी से जो वो मदद लेनी पड़ती है। तो इस सिलसिले में भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप बात करें सर पेपाल की, कि पेपाल हमारे मुल्क में नहीं है और वहां पे है, वहां पे भी प्रॉब्लम ये आती है कि एक बच्चे ने काम किया बाहर के किसी बंदे के साथ, वो कहता है जी ठीक है आपका $500 है, मुझे अपना पेपाल दो। वो कहता है मेरे पास तो पेपाल है नहीं। अगली दफा वो उससे काम नहीं करता। वहां के लोग कंफर्टेबल है पेपाल के थ्रू। एक तो ये बहुत बड़ा इशू आपने उठाया है, पेपाल को हमारे मुल्क में आना चाहिए। अब दूसरे बहुत सारे बैंक्स हैं, वाइज ट्रांसफर वाइज है, पियोनियर है, रिवॉलेट है, मोन्जो है, और बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको ये सहूलत देते हैं कि आप वहां पे अकाउंट खोलें। बच्चे पाकिस्तान पैसे लाते क्यों नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर हमेशा से ये चला आ रहा है, आजकल खासतौर पे इंटर बैंक रेट और है और ओपन मार्केट रेट और है। अब एक बच्चा $1000 मंगवाता है, उसके बैंक में आता है तो बैंक उसको देता है 2,85,000 रुपए। मंडी वाला उस बच्चे को कहता है कि बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें 3,10,000 दूंगा। अब मुझे बताएं वो बच्चा कहाँ जाएगा? आप उसको कैसे समझाएंगे कि बेटा ये इलीगल है और ये लीगल है? लीगल इलीगल की बात 18 साल के बच्चे को तो नहीं समझ आती, उसको मुल्क के फायदे नुकसान का नहीं पता। तो हमारे मुल्क को ये चाहिए, हमारी अथॉरिटीज को ये चाहिए कि जब डॉलर बाहर से लेके आ रहे हैं तो बच्चों को अच्छा रेट दिया जाए ताकि वो गलत हाथों में ना जाए और वो अपना पैसा पाकिस्तान लेके आए। अब वो डरते हुए नहीं लाते जी यहाँ लाएंगे, यहाँ पे कोई सवाल ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, रेट भी कम मिलेगा, तो वो अपनी सेविंग्स बाहर के अकाउंट में करते हैं। अगर यही सेविंग पाकिस्तानी अकाउंट्स पे पड़ी हो तो हमें जगह बहुत से ऐसे मसाइल हैं। हाफिज अहमद साहब ये फरमाइएगा कि वर्चुअल असिस्टेंट है, ड्रॉप शिपिंग का काम है, अब लोगों के जहनों में शायद ये है कि कुछ इसके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, कुछ पैसे लगा के फिर हम जो है वो काम शुरू कर सकेंगे, या वर्चुअल असिस्टेंट का अगर काम है तो उसके लिए बाकायदा कोई कोर्स करना पड़ेगा। तो इस बारे में ज़रा गाइडलाइन दीजिएगा हमारे लिए भी, नाज़रीन के लिए भी, कि ये किस तरह से होता है, ये प्रोसेस क्या है? इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसमें आपको डायरेक्टली किसी पेड कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, डिजी स्किल्स गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने अमेजोन का कोर्स बनाया हुआ, पूरा मेरा ही कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे पाकिस्तान के लिए। हम कहते हैं आप आए सीखे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी जगह जाकर रेगुलर सीखने की। ये वही बात है ना, सिंपल, एक बच्चा यूनिवर्सिटी जाकर डिग्री करता है, एक प्राइवेट बीए कर लेता है, बास प्राइवेट बीए वाले उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी वाले फारिग बैठे हुए हैं। ये स्किल्स है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये अच्छा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो आपके पास जीरो है, आपने स्किल सीखनी है, स्किल सीख के सर्विस देनी है। सर्विस क्या देनी है? बंदा आपके पास आता है जी मैं क्या बेचूं अमेजोन पे, आप कहते हैं जी आप कप बेच लो, लेकिन कप आपने उसको कहने के साथ एक बना के देने की क्यों कप बेचो, ये हम पूरा सिखाते हैं। A to Z हमने सिखाया हुआ है कि आपने किस किस का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट कैसे कैसे निकालनी है, क्लाइंट को कैसे देनी है, उसको क्या क्या चीज बतानी है कि आपसे पहले इतने लोग बेच रहे हैं, प्राइस इतनी होगी, चाइना से इतने की मिलेगी, प्रॉफिट इतना होगा, वैट इतना होगा, स्टेट टैक्स इतना होगा, ये सारी चीजें। फिर एक बंदा आता है कि वो कहता है मेरे पास कप है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, मुझे सोर्स करके दे दो। अब बच्चे ने काम करना है, यहाँ पाकिस्तान में बैठे alibaba.com पे जाना है, चाइना में 50 फैक्ट्रियों से रेट लेना है, जो अच्छा रेट मिलेगा उसको लेके दे देना, अपना $500 जेब में उसका। तो ये आसान काम है,
अच्छा हाफिज इसके अहमद अंदर सिर्फ साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये आसान काम है और आप स्किल्स की बुनियाद पर पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन अगर हम हुकूमती सतह पर बात करें तो आप हुकूमत से क्या मुतालिबात करना चाहते हैं कि हुकूमत इस पर इन्वेस्ट करे ताकि फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया जा सके? क्या मुतालिबात आपकी हुकूमत से होंगे कि हुकूमत इस पर क्या काम करे या क्या सबसे काम बड़ा कर मुतालबा सकती तो है? ये है कि जी बिल्कुल, सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जो डीजी स्किल में कोर्स उन्होंने दिया हुआ है इसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। इसमें से हर 3 या 6 महीने के बाद टोटल 2.5 लाख सीट्स आती हैं, 25-30 कोर्सेज हैं, एक कोर्स में 10-20 हजार बच्चे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो बड़े लेवल पे इसको बिछाने की जरूरत है कि पूरे पाकिस्तान के लोग इस पर काम कर सके। दूसरा मुतालबा पेमेंट्स का कि पेपाल को मुल्क में लाके देना चाहिए। आप यकीन करें हमें मुल्क जाके भीख नहीं मांगनी पड़ेगी अगर हमारे मुल्क में पेपाल होगा और हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना अच्छा हो जाए कि एक बच्चे ने अगर आज डॉलर मंगवाए ना बैंक के अंदर, बैंक उसको 3 दिन तंग करता है। बैंक वो जी आपके पैसे किधर से आ रहे हैं? भाई बैंक वालों का सवाल ही नहीं बनता कि किधर से आ रहे हैं, जिधर से आ रहे हैं बाहर से रेमिटेंस आ रही है। भाई आपको तो शुक्र करना चाहिए आपके मुल्क में पैसे आ रहे हैं। और रेमिटेंस आने पे वो बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। फिर वो इंस्टेक्ट को कहते हैं यार हुंडी वाला ठीक है, वो धमकियां भी नहीं देता। बैंक वाले जब सवाल कर रहे होते हैं फिर बैंक वाले कहते हैं अच्छा जी कल आपको पेमेंट मिलेगी, परसों मिलेगी। हुंडी वाला कहता है जी एक पेमेंट मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए वो पेमेंट्स का सिस्टम ऐसा बनाए कि लोग लीगल वे में आके काम करें ताकि हमारे मुल्क के अंदर पैसे आए और हमारे मुल्क का फायदा हो। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर पैसे आएँ और मुल्क का फ़ायदा हो। हाफिज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंफॉर्मेटिव बातें आपने हमें बताई कि किस तरह से फ्रीलांसिंग के थ्रू हम जो है मुल्क में पैसा ला सकते हैं और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। ये एक समंदर है ई कॉमर्स का, यकीनन जो इसके अंदर जाता है वो फिर सीखता है और फिर वो कमाता भी है। बहरहाल इस हवाले से हमारी कोशिश होगी कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाएँ और जो दीगर एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी इस हवाले से लें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। खुदा हाफिज़।